नमस्कार मित्रों, सुदृष्टि पीसेस के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा बहुत जल्द आयोजित होने वाली है। मैं आशा करता हूं कि अपनी अपनी रणनीति के अनुसार आप सभी परीक्षा की एक स्वस्थ तैयारी में लगे होंगे और एक अच्छी दावेदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत होंगे। हमने विभिन्न परीक्षाओं के माध्यम से यह देखा है कि भूगोल विषय से जो भी प्रश्न आपके बनते हैं वो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मानचित्र से ही संबंधित होते हैं। तो आज के इस सत्र में का मानचित्र अध्ययन करेंगे और समसामयिकी और करंट अफेयर्स में जो भी लोकेशन, जो भी स्थान महत्वपूर्ण है परीक्षा के बिंदु से, उनकी चर्चा आज हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा कैस्पियन सागर। तो कैस्पियन सागर के साथ कितने देश अपनी सीमा साझा करते हैं, सबसे पहले ये महत्वपूर्ण बात है। तो टोटल 5 कंट्रीज हैं जो कैस्पियन सागर के साथ अपनी सीमा बनाती हैं। वो 5 कंट्रीज कौन सी हैं? तो अगर घड़ी की दिशा में हम चलें या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम चलें तो सबसे पहली कंट्री आपकी है रशिया, दूसरी कंट्री है कजाकिस्तान, तीसरी कंट्री है मित्रों तुर्कमेनिस्तान, चौथी कंट्री है ईरान और पांचवी कंट्री है आपकी अजरबैजान। तो ये टोटल 5 कंट्रीज हैं जो कैस्पियन सागर के साथ अपनी सीमा बनाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात हमें ये ध्यान रखनी है कि उज्बेकिस्तान कैस्पियन सागर के साथ अपनी सीमा नहीं बनाता है। जब हम आमतौर पर मानचित्र को देखते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि उज्बेकिस्तान की भी सीमा कैस्पियन सागर को छू रही होगी। यहाँ पर आपका कजाकिस्तान आ गया है, तो जिसके कारण उज्बेकिस्तान कैस्पियन सागर के साथ अपनी कोई भी सीमा नहीं बनाता है। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात है कि कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान इन दोनों की बाउंड्री पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सागर मौजूद है जिसे हम अराल सी के नाम से जानते हैं। इसका इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि हाल ही में खबरों में यह देखा गया है अराल सी है उसका एरिया लगातार कम होता जा रहा है, मतलब जो अराल सी है वो सिकुड़ता जा रहा है। उसका कारण ये बताया गया कि अराल सी का जो मुख्य धारा है उसका उपयोग विभिन्न तरह से सिंचाई के लिए किया जा रहा है। तो अराल सी की अगर करंट सिनेरियो, करंट स्टेटस की हम बात करें, वर्तमान स्थिति की बात करें, तो अब ये कोई एक सागर नहीं है। इसका एरिया कम होते होते अब ये 2 सागर में डिवाइड हो चुका है। एक है आपका सागर जो कि कजाकिस्तान वाला पार्ट है, उसे हम बोलते हैं उत्तरी अराल सी और उसे स्मॉल सी के नाम से भी जाना जाता है। और जो दूसरा निचला पार्ट है वो आपका उज्बेकिस्तान में मौजूद है, उसे हम दक्षिणी अराल सी के नाम से जानते हैं। तो ये इसकी महत्ता थी। इसके अलावा कैस्पियन सागर के बारे में एक फैक्ट आपको और पता होना चाहिए कि यूरोप की जो सबसे लंबी नदी है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप, जिसे हम वोल्गा रिवर कहते हैं, तो वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में ही आकर के मिलती है। जिस तरह से गंगा आपकी बे ऑफ बंगाल में गिरती है, ठीक उसी तरह जो वोल्गा नदी है यूरोप की सबसे लंबी नदी, वो आपकी कैस्पियन सागर में आकर के गिरती है। यहाँ पर मित्रों जो ईरान कंट्री हमें दिख रही है ये कैस्पियन सागर और नीचे हम देखेंगे फारस की खाड़ी दिखाई देगी, गल्फ ऑफ पर्जिया। तो ईरान इन दोनों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, कैस्पियन सागर के साथ भी और गल्फ ऑफ पर्जिया के साथ भी, जिसको हम अभी आगे देखने वाले हैं। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो फारस की खाड़ी ही है, गल्फ ऑफ पर्जिया। तो आप देखिए ईरान ऊपर यहाँ पर है कैस्पियन सी और नीचे आपका है पर्जियन गल्फ या गल्फ ऑफ पर्जिया। फारस की खाड़ी के साथ और कितने देश हैं जो अपनी सीमा बनाते हैं? तो टोटल 8 कंट्रीज हैं। 8 कंट्रीज आर देयर हु शेयर्स देयर बाउंड्री विद गल्फ ऑफ पर्जिया। तो वो 8 देश कौन से हैं? एक आपका हो जाएगा ईरान। अगर हम काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलें या घड़ी की विपरीत दिशा में चलें तो ईरान से हम स्टार्ट करते हैं। पहला आपका ईरान हो गया, दूसरा हो गया इराक, तीसरा हो गया कुवैत, चौथा हो गया आपका बहरीन, पांचवां हो गया आपका कतर, छठा हो गया आपका यूएई और सातवां हो जाएगा सऊदी अरेबिया। 8वां कंट्री है आपका ओमान। ओमान नीचे होने के बाद भी अपनी सीमा बना रहा है। क्यों, ऐसा क्यों है? तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये वाला जो टिप है ये आपका ओमान से बिलोंग करता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि जो ओमान है वो फारस की खाड़ी के साथ भी अपनी सीमा बनाता है। ठीक है, तो टोटल 8 कंट्री हैं जो फारस की खाड़ी के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि जो यमन है, ध्यान रखिएगा, जो यमन है ये फारस की खाड़ी के साथ अपनी सीमा नहीं बनाता है। इसके बाद मित्रों यहाँ पर कुछ और विशेष बातें आपको दिखाई दे रही होंगी, जैसे पर्जियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान, ये दोनों आपस में किस जलडमरू मध्य या जल संधि से जुड़े हुए हैं? तो हम कह सकते हैं स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। जो होर्मुज जल संधि है ये पर्जियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ता है। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी एक स्ट्रेट हमारा मौजूद है यमन के पास, जिसे हम क्या बोलते हैं? तो हम कह सकते हैं बाबल मंडेब। बाबल मंडेब ये आपका लाल सागर और गल्फ ऑफ एडन इन दोनों को आपस में जोड़ता है। जो स्ट्रेट होता है या जलडमरू मध्य होता है वो 2 बड़े जल निकायों को आपस में जोड़ने का काम करता है। तो रेड सी एरिया हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में इजरायली फिलिस्तीनी कन्फ्लिक्ट के कारण ये एरिया लगातार तनावपूर्ण बना हुआ है।
तो यहां से प्रश्न पूछे जाने की आशंका ज्यादा है। यहां पर एक बात आप और ध्यान रख सकते हैं कि जो सऊदी अरब है, जिस तरह ईरान कैस्पियन सी और पर्शियन गल्फ इन दोनों के साथ अपनी सीमा बना रहा था, ठीक उसी तरह अगर हम सऊदी अरेबिया की बात करें तो ये आपका पर्शियन गल्फ और रेड सी इन दोनों के साथ अपनी सीमा बनाता है। जो सऊदी अरेबिया है वो फारस की खाड़ी और लाल सागर इन दोनों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इसके बाद है अगला टॉपिक हमारा हॉर्न ऑफ अफ्रीका का। अब यहाँ पे बहुत सारा कन्फ्लिक्ट होता है स्टूडेंट्स के बीच में कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितने कंट्रीज आते हैं या कितने देश हैं जो मिल करके हॉर्न ऑफ अफ्रीका बनाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, टोटल 4 देश हैं, 4 कंट्रीज आर देयर। तो वो 4 कंट्रीज कौन से हैं? एक आपका हो जाएगा इरिट्रिया, एक हो जाएगा जिबूती, सोमालिया और इथियोपिया। ये 4 देश हैं जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका का निर्माण करते हैं। केनिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा, केनिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट नहीं है। इसके अलावा मित्रों यहाँ पर हॉर्न ऑफ अफ्रीका में ही आप देखिए जो सोमालिया कंट्री है इसकी कोस्ट लाइन सबसे ज्यादा है। मतलब अफ्रीकन कॉन्टिनेंट या अफ्रीकी महाद्वीप में जो सबसे लंबी कोस्ट लाइन है वो किस देश की है? तो वो आपकी है सोमालिया की, ध्यान रखिएगा। जिस तरह अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में विच स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? तो आप कह सकते हैं गुजरात। भारत में गुजरात की जो तट रेखा है, तट सीमा है, ये सबसे लंबी है। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में किस देश की कोस्ट लाइन सबसे ज्यादा है? तो हम कह सकते हैं कनाडा। विश्व में कनाडा की जो तट रेखा है वो सबसे लंबी है। उसी तरह अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में या अफ्रीका महाद्वीप में जो सोमालिया है इसकी तट रेखा सबसे लंबी है। ये आपको ध्यान में रखना होगा। अगर सेकंड लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन की हम बात करें पूरे विश्व में, किस देश की कोस्ट लाइन दूसरी सबसे बड़ी है, तो मैं चाहूंगा कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताएं। इसके अलावा मित्रों यहां पर आपको एक और कंट्री दिखाई दे रही है, तंजानिया। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका मैंने बताया केवल 4 कंट्रीज हैं, ठीक है। अब इसके अलावा केनिया इसका पार्ट नहीं है। अगर माउंट किलिमंजारो की हम बात करें तो ये आपका तंजानिया में है। माउंट किलिमंजारो की विशेषता क्या है कि अफ्रीका का ये हाईएस्ट माउंटेन पीक है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का हाईएस्ट माउंटेन पीक है ये माउंट किलिमंजारो। इसके अलावा विषुवत रेखा के सबसे नजदीक होने के बावजूद भी आप देखेंगे माउंट किलिमंजारो की हाइट इतनी ज्यादा है जिसके कारण इसके पीक पर पूरे वर्ष बर्फ जमी रहती है। तो इक्वेटर पे होने के बाद भी ये आप कह सकते हैं हिमाच्छादित होता है। इसके अलावा मित्रों यहाँ पर आप देखेंगे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की जो सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील, वो भी आपकी तंजानिया में ही मौजूद है। हालांकि जो विक्टोरिया झील है ये यहाँ पर विक्टोरिया झील की लोकेशन आपको कुछ ऐसी यहाँ पर दिखाई देगी, ठीक है। अब ये आपके तंजानिया है, ये केनिया है और यहाँ पर आपको युगांडा दिखाई देगा। तो युगांडा, केनिया और तंजानिया इन तीनों में कह सकते हैं विस्तृत तौर पर फैला हुआ है। इसके बाद अगर तंगयेनिका झील की हम बात करें मित्रों तो तंगयेनिका झील का इंपॉर्टेंस क्या है कि सबसे पहले आप कह सकते हैं कि पूरे विश्व में ये सेकेंड डीपेस्ट लेक है, सेकेंड डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, लेक तंगयेनिका, जो कि आपका तंजानिया में मौजूद है। हालांकि ये 4 कंट्रीज में फैला हुआ है, ध्यान रखिएगा। जो तंगयेनिका झील है ये 4 कंट्रीज में फैली हुई है, तंजानिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, बुरुंडी और जाम्बिया। ये 4 कंट्रीज हैं जहां पर ये फैली हुई है। विशेषता क्या है कि सेकेंड डीपेस्ट है आफ्टर लेक बैकल। जो डीपेस्ट लेक है पूरे विश्व की वो कौन सी है? वो है आपकी लेक बैकल। ये आपकी साइबेरिया में है, ये सबसे गहरी झील है। इसके बाद दूसरी सबसे गहरी झील है आपकी विश्व की लेक तंगयेनिका। तंगयेनिका के बारे में एक और बात इंपॉर्टेंट है कि ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। इसके अलावा कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की लॉन्गेस्ट लेक है, पूरे दुनिया की लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की डीपेस्ट और लॉन्गेस्ट लेक है, ठीक है। 4 कंट्रीज के साथ अपनी बाउंड्री ये शेयर करती है। इसके बाद मित्रों यहां पर ये जो इथियोपिया लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, इथियोपिया में ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजर्ट है जिसको हम ओगाडेन डिजर्ट बोलते हैं। अब ये आपका इथियोपिया और सोमालिया इन दोनों में ऐसे फैला हुआ है। तो ये एक प्लेटू रीजन है, हाईलैंड एरिया है, डिजर्ट एरिया है ड्यू टू इट्स सेमी एरिड क्वालिटीज। तो जो ओगाडेन डिजर्ट है ये आपका इथियोपिया में मौजूद है। इसके अलावा तंगयेनिका, विक्टोरिया और माउंट किलिमंजारो आपके तंजानिया में मौजूद है। इसके अलावा विक्टोरिया झील की एक और विशेषता है, तो आपको पता है कि दुनिया की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, वो है आपकी नाइल रिवर। नाइल रिवर सूडान में एक प्लेस है खार्तूम। खार्तूम में 2 धाराएं आकर के मिलती हैं, तब वहां से जो एक सिंगल धारा निकलती है उसे हम बोलते हैं नाइल, ठीक है। और ये दुनिया की सबसे लंबी नदी है।
अब यहाँ पर एक विशेष बात यह है कि ये जो दो धाराएं हैं इनमें से एक है आपकी ब्लू नाइल और एक है आपकी व्हाइट नाइल। व्हाइट नाइल का जो सोर्स है वो आपका लेक विक्टोरिया है। ये आपका लेक विक्टोरिया है, यहां से आपकी निकलती है व्हाइट नाइल। उसके बाद इथियोपिया में एक लेक है, लेक ताना। लोकेशन आप देखेंगे मैप में तो कुछ यहां पर आपको दिखाई देगा, लेक ताना। यहां से एक लेक निकलती है। और ये सूडान में एक प्लेस है खार्तूम। खार्तूम में मिलने के बाद यहां से एक सिंगल स्ट्रीम निकलती है जिसे हम बोलते हैं नाइल रिवर। ठीक है, नाइल रिवर जब इजिप्ट में पहुंचती है तो इजिप्ट में इस नदी के ऊपर एक डैम बना हुआ है मिस्र में, जिसको आसवन डैम बोला जाता है। आसवन डैम है या आसवन बांध किस नदी पर है, तो नाइल रिवर पर है। किस देश में है? मिस्र में है, इजिप्ट में। व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल ये दोनों आपस में कहाँ मिलती हैं? खार्तूम में मिलती हैं। खार्तूम कहाँ पर है? वो सूडान में है। व्हाइट नाइल का जो सोर्स है वो है आपका लेक विक्टोरिया, जो कि अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। और जो ब्लू नाइल है उसका जो सोर्स है वो आपका है लेक ताना। तो लेक ताना आपका इथियोपिया में मौजूद है। और लेक विक्टोरिया जो है ये आप तंजानिया, केनिया और युगांडा कह सकते हैं। ये जो कंट्री है ये है युगांडा। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये है रवांडा और ये है बुरुंडी। तो युगांडा, रवांडा, बुरुंडी ये 3 कंट्रीज लाइन से हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बात है, लोकेशन ये महत्वपूर्ण है जो एग्जाम में, परीक्षा में लगातार पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं मित्रों। अगला है हमारा जो टॉपिक वो है आपका सिनाई प्रायद्वीप, सिनाई पेनिनसुला। करंट अफेयर्स के लेक्चर्स में इसके बारे में मैंने आपको बताया था, एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करा रहा हूं कि सिनाई प्रायद्वीप जो है ये लाल सागर में मौजूद है। अब यहाँ पर सिनाई पेनिनसुला में 2 गल्फ हैं। तो सऊदी अरेबिया की तरफ जो गल्फ है उसे हम बोलते हैं गल्फ ऑफ अकाबा, और इजिप्ट या मिस्र की तरफ जो गल्फ है उसे हम बोलते हैं गल्फ ऑफ सुएज। यहीं पर आपका सुएज कनाल भी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब ये जो सिनाई पेनिनसुला है ये टोटल 4 देशों के साथ अपनी बाउंड्री या सीमा साझा करता है, जिसमें आपके हो जाएंगे मिस्र, इजराइल, जॉर्डन और सऊदी अरेबिया। तो अगर हम इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखें तो यहाँ पर आपका पहला हो जाएगा इजिप्ट या मिस्र, दूसरा आपका हो जाएगा इजराइल, तीसरा हो जाएगा आपका जॉर्डन और चौथा आपका हो जाएगा सऊदी अरेबिया। इन 4 देशों के साथ जो सिनाई प्रायद्वीप है ये अपनी सीमा साझा करता है। प्रायद्वीप भूमि का वह भाग होता है जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है, तो उसे हम प्रायद्वीप बोलते हैं। तो सिनाई आप देखिए 3 ओर से लाल सागर से घिरा हुआ है, रेड सी से, इसलिए इसको सिनाई प्रायद्वीप बोला जाता है। तो ये क्षेत्र आपका मिस्र का एक संप्रभु क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो सिनाई प्रायद्वीप है या जो सिनाई पेनिनसुला है इसको एशिया और अफ्रीका को जोड़ने वाले भूमि पुल के रूप में भी जाना जाता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लेबनान है, ठीक है, इजराइल के उत्तर में आप देखिए जो लेबनान है वो सिनाई प्रायद्वीप के साथ अपनी बाउंड्री साझा नहीं करता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो सिनाई प्रायद्वीप के बारे में आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं मित्रों। अगला है हमारा ब्लैक सी या काला सागर। अब काला सागर के साथ कितने देश अपनी सीमा साझा करते हैं? तो टोटल 6 कंट्रीज हैं। अब यहाँ पर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे, घड़ी की दिशा में। तो सबसे पहला आपका हो जाएगा रशिया, दूसरा आपका हो जाएगा जॉर्जिया, तीसरा आपका हो जाएगा टर्की, चौथा आपका हो जाएगा बुल्गारिया, पांचवा हो जाएगा रोमानिया, उसके बाद छठा आपका हो जाएगा यूक्रेन। तो टोटल 6 कंट्रीज हैं जिनके साथ काला सागर या ब्लैक सी अपनी बाउंड्रीज शेयर करता है। ब्लैक सी की अगर स्थिति की हम बात करें तो पॉन्टिक माउंटेन्स हैं जो ये सीमा बना रहे हैं। उसके बाद अगर साउथ ईस्ट में देखा जाए ब्लैक सी के, तो यहाँ पर हमारे कॉकेसस माउंटेन रेंजेस मौजूद हैं। और उत्तर में आपका यूक्रेन का ये पार्ट है क्रीमियन माउंटेन। तो ये पॉन्टिक, कॉकेसस और क्रीमियन माउंटेन सिस्टम से घिरा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा मित्रों यहीं पर आपको एक छोटा इनलैंड मार्जिनल सी दिखाई दे रहा होगा जिसे सी ऑफ ओजोव कहा जाता है। तो ब्लैक सी और ओजोव सागर ये आपस में एक दूसरे से एक जलडमरू मध्य या जलसंधि के द्वारा जुड़े हुए हैं। यहाँ जो बीच में एक जलसंधि बन रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है कर्च जलसंधि, ध्यान रखिएगा। कर्च स्ट्रेट के द्वारा ये आपस में जुड़े हुए हैं, जो सी ऑफ ओजोव है और जो ब्लैक सी है। इसके अलावा मित्रों यहां पर एक बात आपको ध्यान रखनी है, ये एक कंट्री है मोल्डोवा। तो जो मोल्डोवा है वो ब्लैक सी के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, क्योंकि मैप में अगर हम देखें इसको तो हमें वर्ल्ड मैप में ऐसा प्रतीत होता है कि मोल्डोवा भी काला सागर के साथ अपनी सीमा साझा कर रहा होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। ये नजदीक है पर अपनी सीमा नहीं बनाता है। यूक्रेन की जो बाउंड्री है वो मोल्डोवा के आगे आ जाती है। ठीक है,
इसके अलावा मित्रों यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ब्लैक सी है, इसमें जो प्राइमरी ड्रेनेज है या प्राथमिक अंतर्वाह है, उसमें यूरोप की जो सबसे मुख्य नदियां हैं वो सभी आकर के गिरती हैं। यूरोप की जो सबसे लंबी नदी है वोल्गा, वो तो आपकी कैस्पियन सागर में गिरती है। लेकिन अगर हम अन्य नदियों की बात करें, जैसे डेन्यूब रिवर है, डेनिपर, डॉन, डेनिस्टर, तो डेन्यूब, डेनिपर, डॉन, डेनिस्टर, 4D से आप याद रख सकते हैं। तो ये सारी नदियां आपकी ब्लैक सी में ही आकर के गिरती हैं। इसके अलावा मित्रों जो काला सागर है, इसको एक्सिन सागर के नाम से भी जाना जाता है। एक्सिन सागर के भी नाम से इसे जाना जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बात है जिन्हें काला सागर के बारे में जो आप याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर मित्रों जो हमारा अगला टॉपिक है वो आप देखेंगे भूमध्य सागर में जो कोस्टल सीज मौजूद हैं। भूमध्य सागर की पूरी बाउंड्री पे आप देखेंगे तो छोटे छोटे नॉर्दर्न बाउंड्री विशेषतः छोटे छोटे कोस्टल सीज मौजूद हैं। तो यहाँ पर मित्रों जो सबसे पहला, जो वेस्ट में सबसे पहला सी है हमारा, वो है एल्बरॉन सी। स्पेन के आप देखेंगे दक्षिण में मौजूद है ये एल्बरॉन सी। एल्बरॉन सी के बाद जो अगला सी है वो है हमारा बेलेरिक सी। तो ये जो आइलैंड स्पेन और बेलेरिक आइलैंड के बीच में जो जल निकाय है, जो वाटर बॉडी है, उसी को बेलेरिक सी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद मित्रों और आगे अगर हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक बड़ा सा ये जो बाइट दिखाई दे रहा है आपको, ये एक गल्फ का आकार ले लेता है और इसे बोला जाता है गल्फ ऑफ लॉयन, जो कि आपके फ्रांस के दक्षिण में मौजूद है। स्पेन और फ्रांस के बीच में ये एक छोटी सी कंट्री आपको दिखाई दे रही होगी, तो हम कह सकते हैं कि इसका नाम है एंडोरा। एंडोरा जो कंट्री है इसको प्रिंसिपैलिटी ऑफ एंडोरा बोला जाता है, और आप कह सकते हैं कि ये एक ऑटोनॉमस सॉवरेन स्टेट है यूरोप का। ठीक है, तो ये एक ऑटोनॉमस सॉवरेन कंट्री है एंडोरा, जो कि फ्रांस और स्पेन के बीच में मौजूद है। फ्रांस और स्पेन के बीच में ये जो एरिया है ये माउंटेनियस एरिया है। यहाँ पर एक माउंटेन चेन भी मौजूद है जिसे पैरेनीज माउंटेन्स बोला जाता है, पायरेनीज माउंटेन्स। तो इसी माउंटेन रीजन में आपका ये ऑटोनॉमस रीजन मौजूद है एंडोरा का। इसके बाद मित्रों और आगे अगर हम बढ़े तो यहाँ पर भी आपको एक छोटी सी कंट्री दिखाई दे रही होगी कि है मोनाको। तो जो मोनाको है इसे भी हम कह सकते हैं कि प्रिंसिपैलिटी ऑफ मोनाको इज आल्सो एन ऑटोनॉमस एंड सॉवरेन स्टेट ऑफ यूरोप। और यहीं पर मोनाको के अगर दक्षिण में हम देखें तो हमें लिग्यूरियन सी दिखाई देगा। ठीक है, तो मोनाको और कोर्सिका के बीच का ये वाला जो आइलैंड है ये है आपका कोर्सिका, और नीचे वाला है सार्दिनिया। कि इटली और कोर्सिका के बीच में या मोनाको और कोर्सिका के बीच में जो वाटर बॉडी है उसे हम लिग्यूरियन सी बोलते हैं। और जो कोर्सिका है, ध्यान रखिएगा, ये जो आइलैंड है इसको मैं अलग से लिख देता हूं, ये है आपका कोर्सिका। तो आप कह सकते हैं कि जो कोर्सिका है ये फ्रांस के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है। और अगर नीचे वाले आइलैंड की बात करें तो ये है आपका सार्दिनिया। सार्दिनिया जो है ये आपका इटली के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है। इट इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ इटली। ठीक है, इसके बाद मित्रों और आगे बढ़े अगर हम लोग तो यहाँ पर इटली के पूरी बाउंड्री में आपको एक सी दिखाई देगा जिसे टर्नियन सी बोला जाता है। तो ये आपका टर्नियन सी है। और इटली के नीचे ये जो आइलैंड दिखाई दे रहा है ये एक छोटे से स्ट्रेट के द्वारा या जलसंधि के द्वारा सेपरेट है मेन आइलैंड से इटली के, जिसे आप कह सकते हैं सिसिली स्ट्रेट बोला जाता है। और इसी आइलैंड के नाम पर इस स्ट्रेट का नाम पड़ा है। तो ये जो आइलैंड है ये आपका हो जाएगा सिसिली। ठीक है, अब यहाँ पर मित्रों सिसिली के नीचे भी आपको ये जो छोटा सा आइलैंड दिखाई दे रहा है ये भी यूरोप का एक ऑटोनॉमस या सॉवरेन स्टेट या नेशन है, जिसको हम माल्टा बोलते हैं। ये आपका है माल्टा। ठीक है, तो ये भूमध्य सागर में ये जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं इनका इंपॉर्टेंस है। आपसे पूछ देगा कि जो माल्टा है ये देश किस वाटर बॉडी में मौजूद है या किस सागर में मौजूद है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मेडिटेरेनियन सी में ये, या मेडिटेरेनियन सी का ही एक पार्ट। इसके बाद मित्रों और आगे जब हम यहाँ से बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें इटली के साउथ ईस्ट में एक सी दिखाई देता है जिसे आइनियन सी बोला जाता है, इन बिटवीन इटली एंड ग्रीस। ठीक है, आइनियन सी के नॉर्थ में आप देखेंगे जो वाटर बॉडी दिखाई दे रहा है ये आपका है एड्रियाटिक सी। एड्रियाटिक सी के ऊपर पहले भी प्रश्न बन चुके हैं, कौन कौन से देश इसके साथ अपनी बाउंड्री बनाते हैं। तो आप कह सकते हैं सबसे पहला हो गया इटली, दूसरा आपका ये आपका सेकंड कंट्री हो गया स्लोवेनिया, यहाँ पर आपका आ जाएगा क्रोएशिया, ये आपका है बोस्निया हर्जेगोविना, यहाँ पर है मॉन्टेनिग्रो, और ये है आपका अल्बानिया। तो ये कंट्रीज हैं जो एड्रियाटिक सी या एड्रियाटिक सागर के साथ अपनी बाउंड्री या सीमा साझा कर रहे हैं। तो इटली, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मॉन्टेनिग्रो और अल्बानिया। इसके बाद मित्रों ये आपका ग्रीस आ जाता है, और ग्रीस और टर्की के बीच में जो सागर मौजूद है उसे हम एजियन सी का नाम देते हैं। तो एजियन सी जो है वो दो देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, ग्रीस और टर्की के साथ।
एजियन सी छोटा सा इनलैंड बॉडी ऑफ वाटर दिखाई दे रहा है आपको, जिसे सी ऑफ मारमारा बोला जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा इसी तरह से एक मौजूद था ओजोव। अभी पीछे हम लोगों ने देखा काला सागर वाले टॉपिक में कि ये जो सी ऑफ ओजोव है वो ब्लैक सागर से कर्च स्ट्रेट के माध्यम से कनेक्टेड है। काला सागर है या ब्लैक सी है वो आपका सी ऑफ मारमारा से भी एक स्ट्रेट के द्वारा कनेक्टेड है, जिसे बोस्फोरस स्ट्रेट बोला जाता है। उसी तरह जो सी ऑफ मारमारा है वो एजियन सागर के साथ भी एक स्ट्रेट या जल डमरू मध्य जल संधि से जुड़ा हुआ है, जिसे हम डार्डिनल स्ट्रेट का नाम देते हैं। तो ये जो स्ट्रेट्स हैं या जो जल संधि हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक बार मैं फिर से इसको रिवाइज आपको कराता हूँ, जिसमें ये है आपका सी ऑफ ओजोव, ये आपका सी ऑफ मारमारा और ये आपका एजियन सी। तो जो काला सागर है वो सी ऑफ ओजोव से कर्च स्ट्रेट के माध्यम से कनेक्टेड है। जो आपका सी ऑफ मारमारा है वो काला सागर से बोस्फोरस स्ट्रेट के माध्यम से कनेक्टेड है। एजियन सी या मेडिटेरेनियन सी, क्योंकि एजियन सी इज अ पार्ट ऑफ मेडिटेरेनियन सी, तो जो सी ऑफ मारमारा है वो एजियन सी से या मेडिटेरेनियन सी से डार्डिनल स्ट्रेट के माध्यम से कनेक्टेड है। ग्रीस के नीचे ये जो आइलैंड दिखाई दे रहा है बड़ा सा, ये आपका क्रीट आइलैंड है, ध्यान रखिएगा। इट इज एन ऑटोनोमस रीजन ऑफ ग्रीस। ठीक है, यहीं पर इटली में दो बहुत महत्वपूर्ण देश आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये जो छोटा वाला पॉइंट है ये आपका वेटिकन सिटी है। वेटिकन, जिसको आप कह सकते हैं दुनिया का सबसे छोटा देश भी कहा जाता है क्षेत्रफल के अनुसार, वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट कंट्री वेटिकन। उसी तरह अगर ऊपर हम देखें तो यहां पर आपका सैन मरीनो, तो ये दोनों ही ऑटोनोमस कंट्रीज हैं या सॉवरेन स्टेट हैं। वेटिकन है सराउंडेड बाय रोम, एडमिनिस्टर्ड बाय इट्स ओन मोनार्की, यहाँ पर मोनार्कियल सिस्टम चलता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। आगे बढ़ते हैं, अब हम देख लेते हैं जो मेडिटेरेनियन सी है हमारा, तो वो कितने कंट्रीज के साथ अपनी बाउंड्री बना रहा है। तो ये नंबर जो है वो कई जगह पर डिफरेंट लिखा हुआ है, जैसे कहीं आप देखेंगे 20 लिखा होगा, कहीं पर 21 लिखा होगा, कहीं पर 19 भी लिखा है। कारण क्या है कि जो छोटे छोटे ऑटोनोमस कंट्रीज हैं जैसे कि माल्टा हो गया, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं यहाँ पर मोनाको हो गया, तो कहीं पर इनको इंक्लूड किया जाता है, कई बार इनको इंक्लूड नहीं किया जाता है। मेडिटेरेनियन सी है, भूमध्य सागर है, ये टोटल 21 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो आइए देख लेते हैं वो 21 देश कौन कौन से हैं जिनके साथ भूमध्य सागर अपनी सीमा बनाता है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलें तो यहाँ पर हम स्पेन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला नंबर पे आ जाएगा आपका स्पेन, दूसरे नंबर पे आपका आ जाएगा फ्रांस, फ्रांस के बाद आप देखेंगे तो तीसरा नंबर आपका हो जाएगा इटली का। उसके बाद मित्रों इटली के बाद स्लोवेनिया, तो चौथे नंबर पे आपका हो जाएगा स्लोवेनिया, ये वाला। उसके बाद स्लोवेनिया के बाद आपका हो जाएगा क्रोएशिया, क्रोएशिया के बाद बोस्निया हर्जेगोविना, बोस्निया हर्जेगोविना के बाद आपका मॉन्टेनिग्रो आ जाएगा, मॉन्टेनिग्रो के बाद अल्बानिया हो जाएगा, और अल्बानिया के बाद आप देखेंगे तो आपका ग्रीस आ जाएगा। तो 9 हो गए आपके। ग्रीस के बाद आपका हो जाएगा टर्की 10वां। टर्की के बाद यहाँ बीच में भी कुछ कंट्रीज हैं, जैसे 11वें नंबर पे आपका माल्टा हो जाएगा, यहाँ पर एक मोनाको छूट गया है तो 12वें नंबर पे हम कह सकते हैं मोनाको हो जाएगा। 13वें नंबर पे हम साइप्रस कह सकते हैं, ये वाला जो आइलैंड है ये साइप्रस कहलाता है। इसके बाद मित्रों अगर ईस्टर्न मार्जिन देखा जाए इसका, तो यहाँ पर हमें दिखाई देगा 14वें नंबर पे सीरिया, दिखाई देगा लेबनान, 16वें नंबर पे आपको दिखाई देगा इजराइल। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि जो जॉर्डन है वो मेडिटेरेनियन सी या भूमध्य सागर के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। 16वें के बाद 17वें नंबर पे आप देखिए आपका इजिप्ट आ जाएगा। 18वें नंबर पे मित्रों यहाँ पर लीबिया है, 19वें नंबर पे तुनिसिया है, 20वें नंबर पे अल्जीरिया है, और 21वें नंबर पे आपका मोरक्को है। तो मोरक्को, अल्जीरिया, तुनिसिया, लीबिया, इजिप्ट, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के वो कंट्रीज हैं जो भूमध्य सागर के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। जो पोर्तुगल है, वेस्टर्न मार्जिन पे पोर्तुगल और ईस्टर्न मार्जिन पे जॉर्डन, ये आपका भूमध्य सागर के साथ कोई भी सीमा नहीं बनाते हैं। अगर आपसे प्रश्न ये पूछा गया कि इनमें से कौन सा देश है जो भूमध्य सागर के साथ सीमा बनाता है, अगर आपको सारे कंट्रीज के नाम नहीं भी याद आ रहे हैं तो एटलीस्ट ये दो याद रखिए कि पुर्तगाल और जॉर्डन ये दोनों भूमध्य सागर के साथ अपनी सीमा नहीं बनाते हैं, तो भी आप प्रश्न सही करके आओगे। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है या जो पॉइंट है वो आप कह सकते हैं, यहाँ पर आप देखिए ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है स्पेन और मोरक्को के बीच में, ये वाला जो पॉइंट है ये एक स्ट्रेट है जिसे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कहा जाता है। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है, ध्यान रखिएगा अभी आगे हम बात करेंगे कि ये किसकी टेरिटरी है, ऑटोनोमस रीजन किसका है। ये जो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है ये दो बड़े वाटर बॉडीज को आपस में कनेक्ट कर रहा है। किन दो बड़े वाटर बॉडीज को? तो ये वाला जो रीजन है
ये आपका है अटलांटिक ओशियन का, और ये वाला जो रीजन है ये आपका है मेडिटेरेनियन सी का। तो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ रहा है, जिसे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कहा जाता है। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्ट्रेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखेंगे कि एशिया या यूरेशिया आप कह लें, यूरोप और एशिया को ये डायरेक्टली कनेक्ट करता है नॉर्दर्न और सदर्न अमेरिकन रीजन से। ठीक है, तो मित्रों यहाँ पर जो जिब्राल्टर है, इट इज एन ओवरसीज टेरिटरी ऑफ यूके, ब्रिटेन का यह विदेशी क्षेत्र है। यहाँ पर ये आप कह सकते हैं ये वाला जो पॉइंट है स्पेन का, ये आपका ब्रिटेन का ओवरसीज टेरिटरी है। स्थलीय सीमा की बात करेंगे तो जिब्राल्टर की स्थलीय सीमा केवल स्पेन के साथ टच होती है। ये ना पुर्तगाल से टच करता है और ना ही मोरक्को से टच करता है। ठीक है, इसके बाद अगर स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर की हम बात करें कि ये दो बड़ी वाटर बॉडीज को आपस में कनेक्ट कर रहा है, एक है आपकी अटलांटिक ओशियन और एक है आपकी मेडिटेरेनियन सी। तो इन दोनों को आपस में जो जल संधि जोड़ रही है उसे ही हम स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर या जिब्राल्टर जल डमरूमध्य जल संधि के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर मित्रों आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है हमारा। अक्सर हम जब भी भूगोल पढ़ते हैं तो ये तीन नाम हमें बहुत कंफ्यूज करते हैं, और तीनों को हम कई बार एक ही मान लेते हैं कि ये एक ही चीज़ है, चाहे ब्रिटिश इसले, यूनाइटेड किंगडम या ग्रेट ब्रिटेन की बात हो। तो यहाँ पर मित्रों ध्यान रखिएगा, तीनों टर्मिनोलॉजीज अलग अलग हैं। जो ब्रिटिश इसले है, इट इज ग्रेटर देन इन एरिया देन यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम का जो एरिया है ये आपका ग्रेट ब्रिटेन से ज़्यादा है, और ग्रेट ब्रिटेन का एरिया जो है ये आपका आयरलैंड से ज़्यादा है। तो सबसे पहले अगर हम आयरलैंड की बात करें तो ध्यान दीजिए, ये जो ग्रीन लाइन आपको दिखाई दे रही है इसमें दो पार्ट हैं, एक आपका है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड और एक आपका है उत्तरी आयरलैंड। तो इन दोनों को मिला करके बनता है आपका आयरलैंड। उसके बाद मित्रों अगर ग्रेट ब्रिटेन की हम बात करें तो ग्रेट ब्रिटेन में आप देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है स्कॉटलैंड, ये जो पर्पल वाली आपको लाइन दिखाई दे रही है इनको चिन्हित कर रही है। तो स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, इन तीनों को मिलाकर के बनता है ग्रेट ब्रिटेन। उसके बाद मित्रों अगर हम यूनाइटेड किंगडम की बात करेंगे तो यूनाइटेड किंगडम में जो ग्रेट ब्रिटेन वाला पार्ट है इसमें आप उत्तरी आयरलैंड और इसले ऑफ मैन ये दोनों मिला दो तो आपका बन जाएगा यूनाइटेड किंगडम। और अगर ब्रिटिश इसले की हम बात करें तो आयरलैंड में आप यूनाइटेड किंगडम को मिला दो तो इस पूरे एरिया को बोला जाता है ब्रिटिश इसले। तो अब हमें फर्दर कंफ्यूज नहीं होना जब भी पढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मित्रों अगला टॉपिक है हमारा जिसमें हम देखेंगे कि जो महत्वपूर्ण अक्षांश है हमारे, जो लैटिट्यूड्स हैं इंपॉर्टेंट, तीन लैटिट्यूड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा, इक्वेटर या भूमध्य रेखा, या आप कह सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा। तो 0 डिग्री इक्वेटर, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा और 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा। जो परीक्षा में प्रश्न बनते हैं वो ये बन सकते हैं कि ये जो रेखाएं हैं वो किन देशों से होकर के गुजरती हैं, और ऐसा पहले भी प्रश्न बन चुका है। तो आइए देख लेते हैं। कर्क रेखा जो है हमारी वो टोटल 16 कंट्रीज से होकर के गुजरती है। 16 कंट्रीज कह सकते हैं, 3 कॉन्टिनेंट्स कह सकते हैं और 6 वाटर बॉडीज या जल निकाय हम कह सकते हैं। तो सबसे पहले जो 16 कंट्रीज हैं इनको देख लेते हैं। नंबर 1 पे आपका हो जाएगा मैक्सिको और नंबर 2 पे आपका हो जाएगा बहमास। अफ्रीका की अगर बात करें तो यहाँ पर नंबर 3 पे वेस्टर्न सहारा, नंबर 4 पे आपका मॉरिटियाना, नंबर 5 पे आपका माली हो जाएगा, नंबर 6 पे अल्जीरिया हो जाएगा, 7 पे नाइजर, 8 पे लीबिया, 9 पे इजिप्ट, 10वें पे सऊदी अरेबिया, 11वें पे यूएई संयुक्त अरब अमीरात, 12वें पे आपका ओमान हो जाएगा। उसके बाद मित्रों 13वें पे आपका इंडिया हो जाएगा, 14वें पे बांग्लादेश, 15वें पे आपका म्यांमार हो जाएगा और 16वें पे आपका चाइना हो जाएगा। इसके बाद मित्रों अगर वाटर बॉडीज की हम बात करें तो टोटल 6 जल निकाय हैं। 6 जल निकाय कौन से हैं तो हम कह सकते हैं एक आपका हो जाएगा हिंद महासागर, उसके बाद अटलांटिक महासागर से भी गुजर रहा है, प्रशांत महासागर से भी यहाँ पर ये गुजर रहा है। इसके बाद मित्रों ये जो ताइवान और चाइना के बीच का रीजन है इसको बोला जाता है ताइवान स्ट्रेट। तो ये ताइवान स्ट्रेट से भी होकर के गुजरता है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर हम देखें तो मैक्सिको की खाड़ी से भी होकर के गुजर रहा है। तो ये वाटर बॉडीज हैं जिनसे हमारा कर्क रेखा गुजर रहा है। इसके बाद मित्रों जो अगली इंपॉर्टेंट लाइन है हमारे पास जो अक्षांश है वो है भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री इक्वेटर। तो जो इक्वेटर है वो टोटल 13 देशों से होकर के गुजरता है, 3 महाद्वीप और 3 जल निकाय। तो जो बड़े बड़े 3 जल निकाय हैं वो आपको क्लियरली विजिबल हैं, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन और इंडियन ओशियन। इसके अलावा 13 देश जो हैं वो भी देख लेते हैं। तो नंबर 1 पे आपका हो जाएगा किरिबाती आइलैंड, नंबर 2 पे आपका इक्वेडोर हो जाएगा, 3 पे आपका कोलंबिया हो जाएगा, 4 पे आपका ब्राजील हो जाएगा। ब्राजील के बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि ये भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों से गुजरता है। ठीक है, उसके बाद आपका 5वें नंबर पे साओ टोम प्रिंसेप हो जाएगा अफ्रीका में, 6ठे नंबर पे आपका गबन हो जाएगा।
नंबर पे कांगो हो जाएगा, 8वें नंबर पे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, 9वें नंबर पे आपका युगांडा हो जाएगा, 10वें नंबर पे केनिया, 11वें नंबर पे सोमालिया, 12वें नंबर पे आपका मालदीव हो जाएगा, 13वें नंबर पे आपका इंडोनेशिया हो जाएगा। तो टोटल ये 13 देश हैं जहां से आपकी भूमध्य रेखा या इक्वेटर गुजर रही है। इसके अलावा मित्रों, अगर मकर रेखा की बात की जाए 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश की, तो यहाँ पर टोटल 10 देश हैं और 3 जल निकाय हैं और 3 महाद्वीप है। तो जल निकाय और महाद्वीप तो सेम है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक ओशन और हिंद महासागर, ये 3 जल निकाय हो गए। महाद्वीप की बात करें तो साउथ अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, ये 3 महाद्वीप हो गए। अब अगर देशों की बात करें तो यहाँ पर मित्रों देखिए, पहले नंबर पे आपका चिले हो जाएगा, दूसरे नंबर पे आपका अर्जेंटीना हो जाएगा, तीसरे नंबर पे पराग्वे और चौथे नंबर पे ब्राजील। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो ब्राजील है वो भूमध्य और मकर दोनों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, इसलिए इसको 2 कलर में दिखाया गया है। तो ये आपके टोटल 4 कंट्रीज हो गए। अफ्रीका में देखा जाए तो 5वें नंबर पे आपका हो जाएगा नामीबिया, 6ठे नंबर पे बोत्सवाना, 7वें नंबर पे मोजाम्बिक, 8वें नंबर पे साउथ अफ्रीका और ये 9वें नंबर पे आपका मेडागास्कर आइलैंड हो गया। ठीक है, 10वें नंबर पे आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो ये टोटल 10 कंट्रीज हैं जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा होकर के गुजरती है। ओके फ्रेंड्स, तो ये मैप की कुछ इंपॉर्टेंट विश्व के मानचित्र पर जो महत्वपूर्ण बात थे, जहां से प्रश्न आपके बन सकते हैं, पर सत्र हमारा समाप्त होता है। इसके बाद मैप का अगला पार्ट जल्दी ही अपलोड किया जाएगा। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू सो मच।